नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा भी हाल ही में हुई थी, लेकिन कुछ अराजकताएं होने के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया था, जो अभी दोबारा फिर से होने वाली है। इसी में हम लोग जीएस और जीके के पार्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक टोटल हम लोगों ने 11 पार्ट को कवर कर चुके हैं और आज जो हमारा ये पार्ट है ये 12वां पार्ट है। इस 12वें पार्ट में हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपको जो अपना नेक्स्ट सेगमेंट होता है सामान्य ज्ञान के लगभग 20 प्रश्न। हम लोग इसमें करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर किए और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। अब इसका जो एग्ज़ाम होने की संभावना है, जो जून में लोग बता रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ये जून में होने की भी संभावना नहीं है। ये आपका जुलाई या अगस्त के आसपास जाने की संभावना है, अगर ये अपने निश्चित समय पर कराते हैं तब। तो दोस्तों देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न है, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबद्ध हैं? लोक गायकी से, पॉप गायकी से, शास्त्रीय गायकी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ये पॉप गायकी से संबंधित है। जो व्हिटनी ह्यूस्टन है ये पॉप गायकी क्षेत्र से संबंधित है और साथ ही में ह्यूस्टन जो विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला संगीत कलाकारों में से एक है, जिसने जो है कितना, तो 170 मिलियन एल्बम जो कि एकल वीडियो विश्व भर में बेचे हैं। मतलब ऐसा एक ही व्यक्ति है जो 170 मिलियन जो है बेचा है अपने एल्बम को। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कहीं ना कहीं ह्यूस्टन ने कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं, जैसे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इसको मंजूरी मिली है और साथ ही में 6 ग्रैमी अवार्ड भी देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड की बात की गई, तो आपको ग्रैमी अवार्ड के बारे में एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न 20 बार पूछा जा चुका है। हर परीक्षा में देखेंगे तो कहीं ना कहीं घुमा के आपसे पूछ लेगा। यहाँ तक कि पीसीएस की परीक्षा में भी ग्रैमी अवार्ड के बारे में पूछ लेता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसीलिए आपको इसे याद रखना। 6 बार इसे दिया गया था व्हिटनी ह्यूस्टन को। तो चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न के। हमारा अगला प्रश्न आखिर क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 2 है, देवगढ़ ललितपुर जिले में स्थित है और नदी के तट पर स्थित है। पूछ रहा है कि आखिर जो देवगढ़ है ये ललितपुर जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? देवगढ़ लोकेटेड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट एंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आखिर कौन सी रिवर पे स्थित है? तो ये आपको बताना है। विकल्प आपका क्या है? गंगा, बेतवा, यमुना, गोमती। तो आपको जैसे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ललितपुर झांसी जो हमारा जिला है उसमें एक छोटा सा स्थान है ललितपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा झांसी तक जाती है, या बेतवा जाती है, यमुना जाती है, या फिर गोमती आती है। तो आखिर कौन सी नदी ऐसी है जो कि वहाँ तक जाती है? तो देवगढ़ जो है किसके, तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसे आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले में स्थित है और यह कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने प्राचीन मंदिर, किले और पुरातात्विक अवशेषों के लिए जाना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। ये झांसी के जस्ट बगल में ललितपुर एकदम किनारे पर स्थित है। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी के बॉर्डर पे यहाँ पे स्थित है। जैसे आप यूपी का बॉर्डर बनाएंगे तो यहाँ पे ललितपुर स्थित है, एकदम कोने जहाँ पे झांसी वगैरह है। चलते देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 3 है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से कौन से पहले हैं? विकल्प क्या दिया गया, मतलब प्रश्न क्या है? भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। आखिर 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? विकल्प क्या है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, या फिर अभिनंदन। तो कौन है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो पहले जो कौन थे इसमें, तो पहले ऋषभनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, इसमें खुद प्रश्न में ये चीज़ बताई गई है। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो 24वें थे, ये 24वें नंबर पे थे। और 30वें की बात करते हैं तो 23वें पे पार्श्वनाथ थे। अब ऋषभनाथ की बात करते हैं तो ऋषभनाथ का कभी कभी प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है, तो इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। और वहीं पार्श्वनाथ का कौन था, जो कि ये 23वें थे। 23वें इनका क्या था? इनका सर्प था। और
जो 24वें महावीर थे इनके सिंह था। यहाँ पे इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा, जो पहले थे ऋषभनाथ, इनका बैल प्रतीक चिन्ह था। 23वें सर्प थे, मतलब 23वें पार्श्वनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, और 24वें महावीर स्वामी थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 है। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, कौन है? ML वालसम्मा, PT उषा, कमलजीत संधू या के मालेश्वरी। तो आखिर कौन है ऐसा जिन्होंने जीता है? तो जो कमल सिंह संधू हैं, इन्होंने 400 मीटर दौड़ में भारतीय महिला ने एशियाई जो खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये पहली प्रथम भारतीय महिला बनी है, इसीलिए आपको याद रखना कमल सिंह संधू वह प्रथम भारतीय महिला है। तो इसे आपको याद रखना अच्छे से। कितनी देर में पूरा किया, अगर इसकी बात करते हैं तो 57.3 सेकंड में इस दौड़ को पूरा कर लिया। कितनी देर में? तो 57.3 सेकंड में पूरा किया। और सन 1970 में, कब? तो 1970 में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी थी। तो इन्हें साथ ही में अगर 1971 की बात करते हैं, इसी वजह से 1971 में इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा गया था। कब? तो 1971 में। ये इनके बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी थी, इसे आपको याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? आखिर पूछ रहा है विच जो है क्रोमोसोम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे का जो लिंग होता है उसके निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र महत्वपूर्ण होता है? विकल्प आपका है स्त्री का, पुरुष का, दोनों में से कोई नहीं, स्त्री या पुरुष दोनों का। तो इसमें जो सही आंसर होता है बी आंसर सही होता है। पुरुष का गुणसूत्र जो होता है लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो महिला का होता है, महिला का XX गुणसूत्र होता है, वही पुरुष का XY गुणसूत्र होता है। जब देखिए आपका बेबी जो होगा, बेबी अगर स्त्री होती है तो वहाँ पे XX गुणसूत्र होता है, तो अगर महिला का गुणसूत्र डिटरमाइन करता है वहाँ पे तो लड़की होती है, लेकिन अगर पुरुष का वर्चस्व हो जाता है तो वहाँ पे आपका लड़का का जन्म होता है। ये चीज़ होती है, जिसका भी डोमिनेट करेगा उसी तरह से होता है। 2 गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ये साइंस का क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 है। दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? मतलब स्थित है कहाँ पे? देवगढ़, मथुरा, झांसी या फिर देवरिया। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये भैया देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर 6वीं शताब्दी में बना एक प्राचीन विष्णु मंदिर है। किसका? तो ये विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। तो इसे आपको याद रखना। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि देवगढ़ होता है ये कहाँ पे है, और वो ललितपुर में था, वहीं पे आपका दशावतार मंदिर भी है। तो कहीं ना कहीं जो हम आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, और अगर आप अच्छे से ये सभी चीज़ें करते हैं तो आपका बहुत अच्छा जीके तैयार हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 7 है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? विकल्प आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। जैसे इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज द एस्टैब्लिश्ड अंडर द ऑफ द एजिज ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो? इवेंट पहला जिसे दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो ये आपका दिया गया। अब पूछ क्या रहा है, तो आखिर जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है उसके तत्वाधान में किसका निर्माण किया गया था? तो ये आपका बी विकल्प इसका सही है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण किया गया था। यह कहाँ पे स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है, स्थापना की गई थी। और इस अकादमी को राज्यों की सीधी भर्ती के लिए उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। इसे अतिरिक्त यह पुलिस प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी आयोजन करती है। तो इसे आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 8 है। सार्क की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? विकल्प आपसे पूछा, मतलब प्रश्न पूछा है सार्क की पहली बैठक। विकल्प आपके हैं ढाका बांग्लादेश में, बेंगलोर भारत में, काठमांडू नेपाल में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। वेयर आर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सार्क हेल्ड? तो कहाँ पे हुई थी?
इसे आपको बताना है। तो ये आपका ढाका बांग्लादेश में इसकी पहली बैठक हुई थी, इसका विकल्प ए सही है। सार्क का जिससे की बात करते हैं तो सार्क का जो सुझाव था ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जो जियाउर रहमान थे उन्होंने कब दिया था, तो 1977 में 1977 में दिया था। वहीं सार्क की जो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना सार्क की कब हुई थी, तो ये 1985 में हुई थी। उस समय 7 देश थे, 7 देशों की बात करते हैं। अगर 7 जो देश हैं इन देशों की बात करें हम, सार्क में कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें पहला कौन सा है, तो पहला तो बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाता है। दूसरा है भूटान, तीसरा है मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। ये आपके टोटल 7 देश हैं। और इसमें अगर बात करते हैं कि इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्थित है ये काठमांडू नेपाल में स्थित है, काठमांडू ये इसके मुख्यालय है यहाँ पे। और तो आपको यहाँ पे जैसे क्या क्या याद करना, तो पहला बार तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और इसका जो प्रथम बार सुझाव दिया गया था बांग्लादेश के जो उस समय के राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उनके द्वारा 1977 में पहली बार विचार को प्रस्तुत किया गया। इसमें टोटल 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो ये काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। वहीं पे कहीं ना कहीं 2007 में एक चीज़ और है, 8वें देश के रूप में किसे शामिल कर लिया गया, तो अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया 8वें देश के रूप में। अफगानिस्तान को 2007 में 8वें देश के रूप में शामिल कर लिया गया। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत विधि की समक्ष समानता वर्णित है, तो किस अनुच्छेद में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द डिस्क्राइब्ड, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21। तो आखिर किस में जो है समानता इक्वलिटी की बात की गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इक्वलिटी की जो बात है ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें 14 के अंतर्गत विधि की समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। तो इससे आपको याद रखना है। साथ में जैसे समानता की बात करते हैं तो जो समानता है, समानता को एक सेगमेंट में बांटा गया है। सेगमेंट में अगर कहें तो जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, जो इतने आर्टिकल हैं इन सभी आर्टिकल में समानता के कुछ न कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया है। अब जैसे बात करते हैं अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समान संरक्षण एवं इसके विधि के समान समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। जो कि यहाँ पे पूछा गया कि विधि के समान समानता को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो 14 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपका 14 हो जाता है। आखिर 15 की बात करते हैं तो 15 में क्या कहा गया है, तो 15 में भेदभाव पे, मतलब किसी भी तरह का चाहे जन्म हो चाहे रंग हो, जो भेदभाव होते हैं, भेदभाव का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको समाप्त करने की बात की गई है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो 16 में क्या कहा गया है, तो इसमें सार्वजनिक नियोजन में जो अवसर की समता है उसकी बात की जाती है, मतलब सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए, अवसर की समता की बात की जाती है। आखिर 17 की बात करते हैं तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया, मतलब जो छुआछूत होती थी पहले के ज़माने में उस छुआछूत को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अब वहीं अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है, तो यहाँ पे जो उपाधियाँ होती थीं उपाधियों का अंत कर दिया गया। जो उपाधियाँ होती हैं उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब सिर्फ एजुकेशन जो आपकी उपाधियाँ हैं, जैसे डॉक्टरेट हो गया या आपने BA किया या MA किया, इन उपाधियों को छोड़कर आप कोई भी उपाधि का धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे राजा है, राजकुमार है, इस तरह की कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। रानी है, महारानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इस समय जैसे देखें तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह के, तो प्यार से लोग किसी को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको एक कानूनी रूप में धारण नहीं कर सकते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
हमारा अगला प्रश्न संख्या 10 है, बेगम समूर ने किस स्थान पर एक प्रसिद्ध चर्च बनवाया है? विकल्प आपका है कानपुर, सरधना, सारनाथ, प्रयागराज। तो इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा ये जा रहा है कि एक प्रसिद्ध चर्च है जिसको बेगम समूर ने बनाया था, तो वो कहाँ बनवाया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो विकल्प बी है सरधना, सरधना सही है। बेगम समूर की जो प्रसिद्ध चर्च है ये सरधना मेरठ के पास बनी है। सरधना कहाँ? तो मेरठ के पास बनी है। और इस चर्च की वास्तुकला जो है ये रोम के सेंट पीटर की जो बेसिलिक के साथ है उसके साथ समानता रखती है। और इसके जो वास्तुकार या डिजाइनर हैं ये पैलाडियो की वास्तुकला से संबंधित है, तो इसे आपको याद रखना है। और जैसे इसकी बात करते हैं तो एक और नाम इसका दिया जाता है, तो बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसिस, तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? विकल्प आपके हैं गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप, गूगल वीडियो प्लेयर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है, मतलब एप्लीकेशन नहीं है, कौन सी वेबसाइट है जो 3 आयामी मतलब 3D की बात कर रहा है, 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट अलाउ टू व्यूइंग एंड रिसीविंग द स्पेसिफिक प्लेस इन ऑफ द 3 डायमेंशनल मैनर? तो आखिर कौन सा है? गूगल अर्थ हो गया, तो आपका जो सही आंसर है ये आपका गूगल अर्थ है। गूगल अर्थ एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आप किसी भी जगह को 3D 3 आयामों में देख सकते हैं। जब आप उसको जूम करेंगे, अभी मैं यहाँ पे फिलहाल आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं किसी दिन जरूर आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कि आखिर 3D होता क्या है। 3D प्रिंटिंग से आजकल घर बन रहे हैं, 3D प्रिंटिंग से मतलब आप किसी भी चीज़ को प्रिंट करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आखिर 3D से हम लोग उसको जो भू चित्रण है उसको देखते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 12 है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? विकल्प है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि आखिर लौह और रक्त की जो नीति है ये कहीं ना कहीं हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न है और ये इतिहास के अंतर्गत आता है। हु अडॉप्टर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द आयरन एंड ऑफ द ब्लड? तो किसने अपनाया था इस नीति को? तो ये आपका बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। लौह और रक्त की नीति को अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक जो बलबन था उसने अपनाया था। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने व मंगोलों के आक्रमण से अपने आप की रक्षा करने के लिए इस सिद्धांत को अपनाया था। अगर बात करें तो बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था इसको ऊंचा करने के लिए जो सिजदा और पैबोस की प्रथा है उसको आरंभ किया गया था। किस प्रथा को? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा को किसने अपनाया था? तो ये बलबन ने अपनाया था। तो ये दोनों प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। लौह और रक्त की नीति बलबन, सिजदा और पैबोस की प्रथा को किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। इन दोनों को आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 13 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान, समिति, ग्राम सभा। अब व्हाट इज द शिवाजी कैबिनेट कॉल्ड? देखिए, जो शिवाजी थे, शिवाजी का एक मंत्रिमंडल बनाया गया था, उस मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? जैसे कि अभी भी देखें तो जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल कहीं ना कहीं बहुत सारे मंत्रियों और इन सभी चीज़ों की नियुक्ति होती है, तो उसको आखिर उस समय क्या बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था अष्टप्रधान। ये विकल्प आपका सही हो जाता। मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में के अंतर्गत पेशवा, आखिर अष्टप्रधान में आता कौन था? तो पेशवा होता है, अमात्य होता है, वकिया नवीस होता है, वकिया नवीस, सुमंत होता है, सुरनवीस होता है, सुरनवीस होता है, सर ए नौबत होता है, पंडित राव होता है, और न्यायाधीश होता है।
ये आपके टोटल जो 8 पद हैं, इन 8 पदों को वहाँ पे शामिल किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि आखिर शिवाजी के यहाँ तो सिंपल सा प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, तो आप अष्टप्रधान कह के निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे गलती से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस जो है कौन सा पद शिवाजी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था, वहाँ पे आपको 4 पद दिए जाते हैं। 3 इसमें से रहते हैं, जैसे कि पेशवा, अमात, वकीय नवीस सुमंत, सुरनवीस, सर ए नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 14 है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल को मनाया जाता है। यह दिन वर्ल्ड वाइड वेब WWW और विश्व में इसके प्रभाव की याद में मनाया जाता है। तो आखिर देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब कहीं ना कहीं कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न साइंस टेक में पूछा जाता है और साइंस टेक के अंतर्गत ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आखिर कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त। प्रत्येक साल 1 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जो कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा, मतलब कौन, जो WWW है इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली। अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कि WWW के जो आविष्कारक हैं वो कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली हैं और ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिन्होंने कब खोजा था इसे? तो 1989 में। 1989 में पहली बार WWW का आविष्कार का श्रेय दिया था वर्ल्ड वाइड वेब। बस यह वेब सर्व टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में बनाया गया, जब सन परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन में काम कर रहे थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 15 है। एम्पियर की एसआई मात्रक क्या है? विकल्प है प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें पूछ रहा कि जो एम्पियर होता है, एम्पियर आखिर एसआई का मात्रक क्या है? आखिर कौन सी ऐसी जो यूनिट है जो कि इसका एम्पियर होता है एसआई मात्रक? तो ये विद्युत प्रवाह। आखिर जो धारा है वो किस प्रवाह से जा रही है उसे ही एम्पियर के रूप से नापा जाता है। मतलब विद्युत प्रवाह को एम्पियर से नापते हैं। मतलब इसमें होता क्या है? तो इसमें विद्युत की जो मात्रा है, विद्युत की मात्रा प्रति सेकंड काउंट किया जाता है। कब? तो प्रति सेकंड जब काउंट होता है तो इसे हम एसआई के रूप में एम्पियर कहते हैं। इसमें 51 मूल इकाइयाँ होती हैं। इनका नाम विद्युत चुंबकत्व के खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पे है। मतलब जो इसको विद्युत जो खोजने वाले वैज्ञानिक थे उनको आंद्रे मैरी एम्पियर उनके नाम पे रखा गया है। तो एम्पियर एक वह स्थिर धारा है, यदि 2 असीमित लंबाई के समांतर चालकों में रखा जाए तो इसका नगण्य अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों हमारा अगला 16 नंबर प्रश्न है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? विकल्प है हैदराबाद, मदुराई, मैसूर, विजयनगर। तो आखिर जो टीपू सुल्तान था जिसने ये कहा था कि एक शेर की तरह 1 वर्ष जीना कहीं ना कहीं अच्छा है और कहीं कायर की तरह या सुअर की तरह जो है 100 वर्ष जीना नहीं अच्छा है। तो टीपू सुल्तान कहाँ का है? तो ये आपका मैसूर का शासक है। टीपू सुल्तान जिसे फतेह अली टीपू हैदर अली का पुत्र हुआ, मतलब ये मैसूर का शासक है। और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है तब टीपू सुल्तान वहाँ का शासक बनता है, मैसूर का शासक बनता है। और ये कहीं ना कहीं योग्य और पराक्रमी बहुत था। लेकिन चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब अंग्रेजों के साथ में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जब हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में इस चीज़ का जिक्र आएगा कि आखिर जो चतुर्माथुर युद्ध होता है उसमें 1799 में, कब? तो 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं जिसमें प्रथम द्वितीय जो है इनके पिताजी जो हैदर अली होते हैं वो लड़ते हैं, लेकिन जब तीसरा और चौथा युद्ध होता है उसमें ये होते हैं क्योंकि दूसरे युद्ध में ही इनकी डेथ हो जाती है इनके पिताजी की। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा दोस्तों अगला 17 नंबर प्रश्न है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? हिंदी को, मराठी को, तेलुगु को, पंजाबी को। तो आखिर किसको बनाया था? तो मराठी भाषा को जो शिवाजी ने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और साथ ही मराठी एवं संस्कृति को राजकाज की भाषा बनाया। अब मराठी के साथ में यहाँ पे संस्कृत भी आप शामिल कर लीजिएगा। कौन सी? तो संस्कृत।
मतलब मराठी और संस्कृत को राजभाषा का दर्जा उन्होंने बनाया था। इसे आपको याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 18 है। दिग्गज पत्रकार की हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक एक पुस्तक उस नाटक की याद दिलाती जिसने राहुल के अपनी मां के जीवन के लिए डर से प्रेरित होकर सोनिया की घोषणा का नेतृत्व किया। किसने लिखी है? बिपिन कौशिक, नीरजा चौधरी, रविंद्र शर्मा या अमन कपूर। तो आखिर कौन है इसके लेखक? इसका सही आंसर है नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी एक दिग्गज पत्रकार है जिन्होंने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक उस नाटक की याद दिलाती जिसमें अपनी माँ के जीवन पे जो है, अब जैसे बात करते हैं इनके बारे में अधिक जानकारी की, तो अधिक जानकारी इसके बारे में फिलहाल मुझे नहीं लगता कि नीरजा के बारे में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। बस ये पुस्तक जो पूछी आती है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो ये नीरजा चौधरी की लिखित पुस्तक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? यहाँ पे ये साइंस का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है विटामिन B6 का नाम, तो इससे आपको बताना है B6 क्या है। तो B6 का दूसरा नाम थायमीन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लोविन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। इसका पायरिडॉक्सिन जो है B6 का ये जो है दूसरा नाम है। अब जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन समूह के 8 विटामिनों में से एक है जिसमें B6 बॉडी को फिट व हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो जो इसका सबसे साधारण तरीका होता है, जो चिकन होता है, मांस होता है, मछली होता है, या फिर अगर मतलब ये नॉन वेज हो गया। अगर वेज की बात करते हैं तो आलू और मकाई जो होता है उसके द्वारा जो है इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे आपको याद रखना, विटामिन B6 बी कॉम्प्लेक्स जो 8 समूह हैं उनमें से एक है, इसको पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है कि किससे है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। द 52 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू बाई डिफेक्शन, द बाई रिजर्वेशन, बाई इलेक्शन फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दल बदल। जब भी दल बदल की बात आती है तो बिहार के एक नेता हैं आयाराम गयाराम जी, उनकी याद जरूर आती है क्योंकि उन्होंने जब शाम होती है तो दूसरी पार्टी में रहते हैं, लेकिन सुबह होती ही किसी अन्य पार्टी में पता चलता है कि वो किसी अन्य पार्टी में हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने 3-4 बार किया, तो इसीलिए जब भी दल बदल का जिक्र आएगा तो उनका जिक्र जरूर आता है। जब भारत का संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन, ये कब लाया गया था? तो पहली चीज़ है कि ये 1985 में भारत सरकार द्वारा लाए गए, या किसी भी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य को जो दल बदल करता है ये दल द्वारा निकाल दिया जाता है, तो जिसके उसे चुनाव में खड़ा किया था, तो ये कोई जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है वह किसी दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदस्य जो होता है वह संसद या विधानसभा का सदस्य रहने के योग्य नहीं रहता है या अयोग्य करार दे दिया जाता है। ऐसा दल बदल में यह प्रावधान किया गया था। मतलब दल बदल रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए 92वां संविधान संशोधन 1985 इंट्रोड्यूस किया जाता है और दल बदल से संबंधित एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है जिसको अनुसूची 10 बोलते हैं। तो 10वीं अनुसूची और के द्वारा इसे संचालित किया जाता है, तो आपको इसे याद रखना है। तो दोस्तों आज टोटल हम लोगों ने अपने प्रश्न देखे। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही में वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। साथ में PDF या किसी भी तरह के नोट्स वगैरह के लिए आप GS स्टडी जो हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपका मिशन खाके के नाम से बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अन्य चीज़ें चल रही हैं जैसे NCERT और पॉलिटी सेक्शन, उसको भी देखना मत भूले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।